भारत को जीरो बीपीएल का मतलब क्या है? गरीब अमीर तो हो सकते हैं, राम जी के टाइम पर भी थे, कृष्ण जी के टाइम पर भी थे। गरीब अमीर होना कोई तो अलग अलग बात है। गरीब अमीर तो यहाँ, क्योंकि गरीबी और अमीरी ये वास्तव में रिलेटिव टर्म्स है। राजीव जी बैठे हैं, राजीव जी तो हमारे संघ चालक हैं, इसलिए ठीक ठाक ही होगा जरा इनकम का मामला। उनके मामले में देखें नरोत्तम जी तो मास्टर जी आदमी, इनकी इनकम और उनकी इनकम में तो उनकी इनकम कम होगी, इनकी होगी, तो राजीव जी खुश होंगे कि हाँ मैं इनकी बजाय अमीर हूँ, ये मेरी बजाय अमीर है। लेकिन नरोत्तम जी अगर मेरे को देखेंगे, ले भाई इसके पल्ले तो 10 रुपये भी कोई नहीं, मेरा तो कुर्ता पजामा भी नहीं कुछ सिलवा के देना पड़ता। आया था मैं, अभी टिकट भी मेरे क्या नाम है, वो मेरे पास तो इतना नहीं था कि उसको बस वाले को दे दूँ, टिकट भी क्या नाम है यही दे रहे थे गौतम जी नरोत्तम जी का, है ना। तो वो देखेंगे ला सतीश जी के पल्ले का नहीं, मेरे पास तो है ही है। तो गरीबी अमीरी रिलेटिव टर्म्स होती है, लेकिन ये गरीबी रेखा से नीचे क्या होता है, अभी विनय जी भी जिक्र कर रहे थे बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव में। जिस व्यक्ति के पास बेसिक आवश्यकताएं पूरी करने का भी सामर्थ्य नहीं, उसका एक तय किया हुआ फार्मूला है, कैलोरीज के हिसाब से तय होता है। मोटे तौर पर ऐसा है कि भारत में इस समय पर जो बनाई हुई रेखा है, 32 रुपए प्रतिदिन भी जो नहीं कमा सकता वो बिलो पॉवर्टी लाइन में है, इतनी छोटी रखी है। और भारत में इस समय पर 16% लोग ऐसे हैं जो कि गरीबी रेखा से भी नीचे हैं, यानी वो अपने बच्चों को 2 समय का अच्छा भोजन भी नहीं दे पाते हैं। बेसिक नीड्स होते हैं रोटी, कपड़ा, एक ठीक सा मकान, ठीक है, कोई बहुत बड़ा नहीं। अभी आया तो मेरे को बहन जी बता रही थी, वो 2 डबल डाल लिया, अभी मेरे तो नहीं बैठा था, वो बहन जी मेरे को दिखा रही थी, वो 2 मंजिल ऊपर डाल लिया। मगर ठीक चल रहा है काम जरा तुम दोनों का। तो क्या नाम है, लेकिन वो है उतना नहीं, लेकिन कम से कम बेसिक नीड पूरा कर सके हमारा, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य मिनिमम अपने बच्चों को दे सके, ये बिलो पॉवर्टी लाइन में होना चाहिए, वो भी नहीं दे सकते। ऐसे भारत में 16% लोग हैं। और जब भारत में मैं कहता हूँ 16%, इसका मतलब 22 करोड़ लोग स्वतंत्रता का 75वां वर्ष मना रहे हैं, और 22 करोड़ लोग ऐसे जो अपने बच्चों को ठीक ढंग की रोटी नहीं दे सकते। इस स्वतंत्रता का कोई अर्थ है क्या? कोई मतलब नहीं। भगत सिंह इसलिए फांसी पर नहीं झूले थे, वीर सावरकर इसलिए काले पानी की सजा नहीं काटे थे, सुभाष चंद्र बोस इसलिए अपना कैरियर छोड़कर आजाद हिंद फौज बनाने नहीं गए थे, चंद्रशेखर ने, अल्फ्रेड पार्क ने इसलिए अपने गोली नहीं मारी थी कि आजादी के 75वें वर्ष में भी हम 22 करोड़ बीपीएल लोगों को लेके घूम रहे हैं। इस स्वतंत्रता का अधूरापन है। मैंने कहा गरीबी अमीरी तो हो सकता है, गरीबी रेखा से भी नीचे तो नरक है। हम अगले 8-10 वर्षों में अधिकतम 2030 तक भारत की गरीबी रेखा जो अब 16% के आसपास है, उसको 0% पर चाहते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जब तक मेरे देश का कुत्ता भी भूखा है तब तक भी मुझे चैन की नींद नहीं आनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद आदर्श है ना हमारे, अपने आदर्श जो है वो आज्ञा देते होते हैं। हमारे संत कह रहे हैं कुत्ता भी भूखा नहीं होना चाहिए, और हम ऐसे मजेदार लोग हैं कि 22 करोड़ लोग ठीक ढंग से भोजन नहीं कर रहे और हम आजादी के जश्न मनाते हैं। इसलिए हम सब लोगों को इसको एक केवल आर्थिक लक्ष्य की बात नहीं है, पवित्र संकल्प के नाते से थोड़ा जो जिनको धूप लग रही है, या तो आगे जाओ कोई यार नहीं, यहाँ आगे वो पड़ी कुछ आगे कर लो या फिर पीछे कर लो, यार वाली बात आई कि नहीं आई इस चीज की चिंता करने वाले ये 300 लोग बैठे। हिमाचल की बीपीएल लाइन 0 आई कि नहीं आई, इसकी चिंता जरा गोविंद जी को कहना, के बात करेंगे, नरोत्तम जी करेंगे, गौतम जी करेंगे, नरेंद्र जी करेंगे, बाकी जो भी हमारी प्रांत की टीम बैठे है
कौन बैठा है? वो देखो गीता बहन जी बैठी है सोलनवादी, बाकी बैठे होंगे, बाकी सबके क्या नाम क्या लेना। हमारा सबको ये निश्चय चाहिए, 0 बीपीएल। और दूसरी बात है, भारत के युवा को 100% रोजगार पर लाना है। यहां मैं बता दूं, ये दुनिया में सबसे कठिनतम कामों में से है। हमारे 37 करोड़ युवा तो 18 से 29 में हैं। 37 करोड़। मैंने अपने 2 कार्यकर्ताओं को, एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, उनकी पत्नी IRS क्या नाम है, इन दोनों को लगाया। वो एक पेपर तैयार कर रहे हैं, किताब तैयार कर रहे हैं, इग्नाइटिंग 37 करोड़ ग्रोथ इंजन। मैंने कहा ये हमारे 37 करोड़ बच्चे नहीं हैं, नो, ये भारत के ग्रोथ इंजन है। भारत ग्रोथ को, भारत की विकास गाथा को लिखने वाले लड़के लड़कियां हैं। अभी वो अपने आप को बेरोजगार की सूची में डालते हैं, बीटेक करके, एमटेक करके, एमकॉम करके, पीएचडी करके। दिमाग खराब हुआ। बेरोजगारों की लंबी लाइन। ये बीमारी आई कहां से? हमारी नहीं है ये बीमारी। जैसे कोविड की बीमारी, कोरोना की बीमारी हमारी थोड़ी है। कहां से आई? कोरोना की बीमारी कहां से आई? चीन से आई, 2 साल पहले आई। भारत में बेरोजगारी की क्या नाम है महामारी, ये अंग्रेज लाए, 200 साल पहले लाए। मैं कई बार अपने भाषणों में इसका जिक्र कर चुका हूं। बेरोजगार जो शब्द है ये उर्दू का शब्द है, भाषा, संस्कृत का नहीं है। हम तो जो हिंदू लोग हैं, हमारी तो मूल भाषा जो है वो संस्कृत है। ये तो पिछले 300-400 सालों में हिंदी आई है। उर्दू प्लस संस्कृत मिलकर वो हिंदी विकसित हो गई। अभी उस विषय में मैं नहीं जाता हूँ, लेकिन कुल मिलाकर हमारी मूल भाषा संस्कृत। संस्कृत भाषा में बेरोजगारी के लिए वैकल्पिक शब्द नहीं है। मैंने कहा मेरे तो घर में सारे संस्कृत वाले हैं ना, मेरे बड़े भाई साहब संस्कृत के प्रोफेसर हैं, मेरी भाभी जी जम्मू यूनिवर्सिटी में संस्कृत के प्रोफेसर हैं। मैंने फोन लगा के पूछा बेरोजगारी के लिए संस्कृत में शब्द क्या है, तो कहने लगे अभी थोड़ी देर पूछ के बताती हूँ। तो उसने अम्बाला में भाई को फोन लगाया, इस्ती जी दिल्ली से पूछ रहे हैं बेरोजगारी के लिए संस्कृत में शब्द क्या है। वो कह लगी मैं तो कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, तू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, तू बता। बीबी गए मियाँ को तू बता, मियाँ गए बीबी को तुम बता, दोनों को पता नहीं है। दोनों संस्कृत के प्रोफेसर हैं, PhD। क्यों नहीं बता पा रहे? क्योंकि बेरोजगारी के लिए संस्कृत में कोई शब्द है ही नहीं। और क्यों नहीं है? संस्कृत तो विश्व की सबसे प्रसिद्ध भाषा है, सबसे समृद्ध भाषा है, कंप्यूटर से सुसंगत भाषा है। उसमें कोई बड़े शब्द के लिए कोई शब्द ना हो, ये कैसे? आपको कोई कहे कि कुल्लू के अंदर एक ऐसे आदमी का नाम बताओ जिसके 2 दांत बाहर निकले हुए और 2 सींग ऊपर निकले हुए हो, उसका नाम बताओ, आप बता दोगे? आप और राजीव जी हमारे बड़े संघ चालक हैं, इनके पास सारी सूचियां रहती हैं, इनसे पूछते हैं, बता देंगे? नहीं बता सकते, कोई नहीं बता सकता है। क्यों? क्योंकि कुल्लू में कोई ऐसा व्यक्ति होता ही नहीं है, तो नाम कहां से बताएंगे? भारत में कोई बेरोजगार होता ही नहीं था, कल्पना तक नहीं थी, इसलिए उसके लिए संस्कृत में शब्द कहां से बनाए भाई? जरूरत नहीं रही है हमारे को कभी। आज भी हमारे पुराने लोग बोलते हैं उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, नीच चाकरी। यह हमारा पुराना कंसेप्ट था। अंग्रेजों ने आने के बाद अपनी सत्ता यहां पर पूरी तरह स्थापित करने के लिए अंग्रेजी शिक्षा और नौकरियों का ऐसा क्रम बनाया, उन्होंने इस पैराडाइम को ठीक उल्टा कर दिया। और उन्होंने क्या बना दिया? आज उन्होंने बना दिया उत्तम नौकरी, मध्यम व्यापार, नीच खेती। इसलिए मेरे घर के अंदर मैं देखता हूं, मैं तो आज रोजगार पर काम मेरा यही है, मैं देखता हूं लड़के हैं, 20 एकड़ घर में जमीन है। यहाँ के 20 एकड़ तो अलग प्रकार के होते हैं, हरियाणा पंजाब के अंदर 20 एकड़ यानी जबरदस्त। ट्रैक्टर है, ट्यूबवेल है, खेती बड़ी जबरदस्त है। लड़का कह रहा है कि मेरे को क्या नाम है इस पर लगवा दो, DC रेट पर लगवा दो। DC रेट इन्हें क्या 13,000 14,000 के ऊपर।
क्यों? दिमाग में बैठा हुआ है कि नौकरी, और वो भी सरकारी नौकरी मिल जाए तो सबसे जिंदगी तो वो बन जाए। उद्यमिता, कृषि से जबरदस्त कमाया जाता है, कृषि आधारित उद्योगों से कमाया जाता है, जो भारत की पुरानी परंपरा रही है। बेरोजगारों की फौज कभी भी अपने देश को महान नहीं हो। अरे अपने घर को नहीं बना सकती भाई, बेरोजगार का कोई घर में हो तो अपने घर को वहां बना लेगा। इसलिए भारत को 100% रोजगार की तरफ ले जाना था। लेकिन ये अलग बात है कि 100% रोजगार के लिए लोगों का अभी मन ही नहीं बन रहा। 100% रोजगार कैसे हो सकते हैं? मैं अभी नीति आयोग में गया था इन विषयों को डिस्कस करने के लिए। भारत का बड़ा थिंक टैंक है, वहां के बहुत बड़े विद्वान लोग हैं, उनसे